आप सुन रहे हैं 105.6 FM ज्ञानवाणी जयपुर, भारत का पहला संपूर्ण शैक्षणिक रेडियो चैनल ज्ञानवाणी। सुनते रहिए 105.6 FM ज्ञानवाणी। The clock, learning zone. You get the education for all. Gyanwani, Gyanwani, education at your doorstep. It's only on Gyanwani. जी हाँ दोस्तों, 105.6 FM ज्ञानवाणी जयपुर में इस वक्त आपकी और हमारी मुलाकात है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज पहली मुलाकात होती है हमारी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, उसके इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग सेशन के ज़रिए। तो बस अब से कुछ ही देर में हम रूबरू होंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के एक और कोर्स, उसके एक और विषय से संबंधित कार्यक्रम को लेकर, और हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, आपसे रूबरू करवाएंगे एक विषय विशेषज्ञ जो आज के विषय पर आपसे चर्चा कर सकेंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से एक ऐसे विषय से संबंधित है जो कहीं ना कहीं आपके जीवन से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप पुस्तकों के प्रेमी हैं, अच्छे साहित्य के प्रेमी हैं, पुस्तकें हमेशा से कहा जाता है कि इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है हमारी बुक से जुड़े हुए एक ऐसे चीज़ से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारी लाइब्रेरी। वक्त है कि हम आपको मुलाकात करवाएं, आपका इंट्रोडक्शन करवाएं आज के हमारे विषय विशेषज्ञ से। आज के हमारे इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रीना आनंद। आप एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन हैं एक निजी विश्वविद्यालय में। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आप काउंसलर हैं। लाइब्रेरी और इससे जुड़े हुए कामों का आपका लगभग 10 साल का अनुभव है। आपने पहले बी.लिब किया, उसके बाद एम.लिब, CPDL, PGDLAN आपने किया, और उसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में आपने PhD की। PhD में आपका विषय था इम्पैक्ट ऑफ IT ऑन इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन राजस्थान। इसके अलावा आप बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। लगभग 100 से ज़्यादा कार्यक्रमों में आप शामिल हो चुकी हैं। आपने लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हुई एक बुक भी लिखी है, और 20 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स आपके नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। हेलो। हाँ जी, क्या मैं डॉक्टर रीना आनंद जी से बात कर रहा हूँ? हाँ जी सर। जी, डॉक्टर रीना आनंद, आपसे रूबरू होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप एक ऐसे विषय से जुड़ी हुई हैं जो निश्चित रूप से बहुत से लोगों का पसंदीदा विषय, पसंदीदा जगह हो सकती है, यानी कि लाइब्रेरी। क्या सोचती हैं आप? सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लाइब्रेरी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ। सर, आप देखिए कि 2 प्रकार की शिक्षा होती है। हाँ। एक होती है औपचारिक शिक्षा और एक होती है अनौपचारिक शिक्षा। जो औपचारिक शिक्षा है वो तो हमें यूनिवर्सिटीज, कॉलेज वगैरह से हम लोग ले सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होती है, एक टाइम पीरियड होता है। हम आजीवन औपचारिक शिक्षा नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरी शिक्षा है, जो कि अनौपचारिक शिक्षा है, वो हम उसका एक जो सशक्त माध्यम है वो है लाइब्रेरी। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से अगर हम ये कहें कि एक इंसान जब पढ़ना लिखना शुरू करता है, जबकि अगर आज की हम बात करें तो बिल्कुल नर्सरी और प्रेप लेवल से जब एक इंसान शुरू करता है, उसके साथ में ही किताबें उसके साथ में होने लगती हैं, और जब तक उसकी ज़िंदगी रहती है तब तक किताबें उसके एक मित्र की तरह से उसके साथ में चलती हैं। डॉक्टर रीना, आपके विषय पर आने से पहले और आपके विषय के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या आप भी बुक्स को एक इंसान का सच्चा दोस्त मानती हैं? एक इंसान की ज़िंदगी में बुक्स की क्या इम्पोर्टेंस है? सर, इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो उसकी ही होती है, क्योंकि हमेशा आपके साथ रहती है ना, और आपको आपके साथ रहते हुए आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। आज हम जहाँ पर हैं सर, आज मैं जहाँ पर हूँ सर, मेरे को मेरी इन बुक्स ने, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया और अभी तक दे रही हैं। तो इसलिए बुक्स डेफिनेटली बेस्ट फ्रेंड होती हैं, मेरी ही नहीं सर, सबकी होती हैं। बिल्कुल सही बात है। और इससे पहले
पहले कि हम आपसे लाइब्रेरी साइंस पे कुछ और पूछें, डॉक्टर रीना आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। वैसे तो एक बात की हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि जो आपका सरनेम है ना, वो भी अपने आप में एक ऐसा है कि आनंद की अनुभूति कराने वाला है। राइट सर, बिल्कुल सर, तभी तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत सोच समझ के, उनके पेरेंट्स ने ये क्योंकि कोई हमसे बात करेगा तो उसको आनंद आना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि क्योंकि इस समय कोरोना पेंडेमिक का समय चल रहा है और सब लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि पूरी प्रिकॉशंस रखें, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें, तो ये बताइए कि लाइब्रेरीज को लेकर के इस समय क्या स्थिति चल रही है? क्या लाइब्रेरी में लोगों का आना जाना इस समय पहले की तरह हो रहा है या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? नहीं सर, बहुत प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। हमारे लाइब्रेरी में सर बिल्कुल सीट नहीं होती थी स्टूडेंट्स के बैठने के लिए, और आज हमारी जो लाइब्रेरी बिल्कुल सूनी पड़ी है। हम लोग इंतजार करते हैं कि कब हमारा यूजर आए, वो हमसे डिमांड करे, हम उसकी नीड को फुलफिल करें। बिल्कुल, कोई आता ही नहीं है सर, बट कुछ टीचर्स वगैरह आते हैं जिनकी हम लोग नीड फुलफिल करते हैं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कोरोना के जाने का, जिससे हमारी लाइब्रेरी की रौनक लौटे सर। बिल्कुल सही बात है, और क्योंकि हर इंसान की ये इच्छा है कि जितनी जल्दी प्रिकॉशंस के साथ में लोगों का लाइब्रेरी में आना। ये भी बात मान के चलिए कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो लाइब्रेरी को बहुत पसंद करते होंगे, लेकिन इस टाइम पीरियड को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि भाई हम लाइब्रेरी जाते तो शायद अपने मनपसंद की किताबें पढ़ते, है ना? जी, अच्छा, श्रोताओं 105.6 FM ज्ञानवाणी जयपुर में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर रीना आनंद, और इनसे हम आज लाइब्रेरी साइंस के बारे में कुछ जानकारी करेंगे। डॉक्टर रीना, आपके लाइब्रेरी साइंस की जब बात की जाती है तो सबसे पहले एक जो टर्म सामने आती है वो होती है रेफरेंस सर्विस। तो रेफरेंस सर्विस क्या चीज़ होती है, इसके बारे में सबसे पहले हमें जानकारी दें। सर देखिए, जो रेफरेंस सर्विस है सर, लाइब्रेरी में दी जाने वाली काफ़ी सारी सेवाओं में से एक है। सर देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो हमारे पुस्तकालय होता है वो किसी भी शैक्षणिक संस्थान का महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, तो डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने लाइब्रेरी को हृदय का दर्जा दिया है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से एक मानव शरीर में जो हृदय का रोल होता है, वो ब्लड को सर्कुलेट करता है सारे बॉडी पार्ट्स में, उसी तरीके से हमारी जो लाइब्रेरी होती है वो मतलब किसी भी संस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत अच्छी बात है। तो सर, जो लाइब्रेरीज में हम लोग काफी सारी सेवाएं देते हैं, सर्विसेज देते हैं, जैसे कि सर्कुलेशन सर्विसेज, बिब्लियोग्राफी सर्विसेज, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग सर्विसेज। ठीक है, उसके साथ ही एक रेफरेंस सर्विस भी होती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है रेफरेंस सर्विस का। मैं आपको सर, आप जैसे पूछना चाह रहे थे कि रेफरेंस सर्विस आखिर बेसिकली होती क्या है, हम इसका मीनिंग जानना चाहते हैं। मीनिंग जानना चाह रहे हैं। जी जी। तो देखिए, रेफरेंस सर्विस ये होती है कि जो कि एक लाइब्रेरियन द्वारा उसके पाठक को उसकी पुस्तक से मिलाने के लिए दी जाती है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये एक तरीके से व्यक्तिगत रूप से पुस्तकालय अध्यक्ष के माध्यम से पाठक और पुस्तक में संबंध स्थापित करने की सेवा होती है। बहुत खूब, बिल्कुल बोला जाता है रेफरेंस सर्विस। अब सर, आप ये देखिए कि ये जो शब्द है संदर्भ सेवा, तो सर इसकी यह शब्द एक नम्रता का संतोष सूचक है, इसलिए इसे सहानुभूति पूर्वक दी जाने वाली मानवीय सेवा भी कहा जाता है। अच्छा, सहानुभूति पूर्वक दी जाने वाली मानवीय सेवा, यानी कि एक इंसान के को मदद पहुंचाने के लिए, उसको किसी चीज़ के रेफरेंस की आवश्यकता हो, उसके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए जो सेवा दी जाती है उसको आप रेफरेंस सर्विस आप कहते हैं। बिल्कुल सर। ये डॉक्टर रीना, ये सेवा सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जा सकती है? सबसे पहले ये कब और कहाँ स्टार्ट हुई थी? सर देखिए, जो रेफरेंस सेवा है इसकी जो शुरुआत अमेरिका से हुई थी सर। अमेरिका में सबसे पहले अप्रॉक्स 1875 के करीब ये स्टार्ट हुई थी। अच्छा, है ना? और अमेरिका में भी सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी में इसको स्टार्ट किया गया था, वही विकसित हुई। और सर, अमेरिका में जो यूजर्स हुआ करते थे उनको व्यक्तिगत रूप से ये सेवा देने का जो सुझाव किया था वो वॉरेस्टर प्री पब्लिक लाइब्रेरी के सैमुअल स्टेव ग्रीन ने दिया था। उन्होंने ये डिसाइड करा या सुझाव दिया कि हमें हमारे यूजर्स के लिए जो हमारी लाइब्रेरी में आ रहे हैं उनको व्यक्तिगत रूप से कोई सेवा देनी चाहिए। अच्छा, तो सर ना 19वीं शताब्दी के अप्रॉक्स अमेरिका में ऑलमोस्ट सभी पब्लिक लाइब्रेरीज में संदर्भ जो सर्विसेज थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए इसका गढ़ जो है वो अमेरिका था।
और अब हम आना चाहते हैं भारत की तरफ। अगर भारत की हम बात पूछें कि भारत में ये सेवा कब से और कहाँ से शुरू हुई थी, तो आप क्या जानकारी देंगी? सर, भारत में ये सेवा को लाने का जो श्रेय है वो हमारे पितामह, सर लाइब्रेरी साइंस के पितामह है डॉक्टर SR रंगनाथन जी। सर उनको जाता है, उन्होंने 1930 में सेवा को स्टार्ट किया था। सर उन्होंने क्या करा था, इस सेवा को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मद्रास विश्वविद्यालय के जो 5 जो युवा स्नातक थे उनको ट्रेनिंग दी गई। पहले तो उनको ट्रेंड किया कि क्या होती है ये सेवा, किस तरीके से आपको देनी चाहिए, इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये सब कुछ उनको पहले उन्होंने सिखाया। सिखाने के बाद उन 5 लोगों ने इस सेवा को पहले स्टार्ट किया। अच्छा। और सर आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि सबसे पहला मद्रास विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पे जो ये रेफरेंस सर्विस ना 1937 में रेफरेंस लाइब्रेरियन का पद पूर्ण पहली बार शुरू किया गया। हाँ, परमानेंट पद वहीं से स्टार्ट हुआ था। क्या डॉक्टर रीना सभी तरह की, क्योंकि हम अपने चारों तरफ बहुत सारी लाइब्रेरीज देखते हैं, क्योंकि हर स्कूल में, कॉलेज में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में तो लाइब्रेरी एक बिल्कुल एक इनएविटेबल पार्ट होता है, एक ऐसा अपरिहार्य अंग होता है कि उसके बगैर हम एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये रेफरेंस सर्विसेज जो होती हैं वो क्या हर तरह के पुस्तकालय में दी जाती हैं या कुछ विशेष तरह के पुस्तकालय होते हैं इसके लिए? नहीं सर, ये सब तरह के पुस्तकालयों में दी जाती है। तो जैसे कि अभी आप बता रहे थे, मैं आपको आपके माध्यम से अपने स्टूडेंट्स या सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि जो लाइब्रेरी के जो टाइप्स होते हैं, जैसे पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। बिल्कुल। तो ये अलग अलग तरह की जो लाइब्रेरीज हैं, इसमें जो ये सर्विसेज देने का मतलब उनके हर लाइब्रेरी के अपने अलग उद्देश्य होते हैं, अपने अलग कार्य होते हैं। वहाँ पे पाठक जितने यूजर्स आ रहे हैं उनकी ना अपनी नेचर अलग अलग होता है, कि क्या डिमांड होती है, सबकी चीजों को देखते हुए वहाँ पे सर्विस दी जाती है। सर आप ही देखिए सर, जैसे कि कोई पब्लिक लाइब्रेरी है, ठीक है। अब पब्लिक लाइब्रेरी में किस टाइप के यूजर्स आएंगे? पब्लिक लाइब्रेरी में हर तरह के यूजर्स आ सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, वृद्ध भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे उनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग उनको फुलफिल किया जाता है रेफरेंस सर्विसेज के माध्यम से। ठीक है। और सर अगर बात करें एकेडमिक लाइब्रेरी की, एकेडमिक लाइब्रेरी में भी स्पेशली स्कूल लाइब्रेरी की, अक्सर देखिए स्कूल लाइब्रेरी क्या होता है, वहाँ पे जो स्टूडेंट होता है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम स्टूडेंट्स को रेफरेंस सर्विसेज, जैसे हमसे कुछ चीज की डिमांड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी है ना सर्चिंग पावर डेवलप करने के पर्पज से हम लोग उनको सिर्फ ये बताते हैं कि आपको ये जो रिसर्च आप जो डिमांड कर रहे हैं, ये चीज आपको उस बुक में मिल जाएगी। तो हम उनको उनकी डिमांड पे छोड़ देते हैं कि आप खुद जाके सर्च कीजिए। हम उनको बताते हैं लेकिन उनको सर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर सर्चिंग हैबिट डेवलप होती है। यानी कि आपके कहने का मतलब ये कुछ प्रक्रिया ऐसी होगी कि उनको खुद अपने शेल्फ में जाकर के या निर्धारित जगह पर जाकर के उसको बुक को लाने की बजाय आप उनको इस बात के लिए इंस्पायर करती हैं कि आप वो खुद बुक की सर्च करें। बिल्कुल सर। शायद इसका एक फ़ायदा ये भी होता होगा डॉक्टर रीना कि उस अपने पर्टिकुलर रेफरेंस की चीज़ लेने के साथ में उससे जुड़ी हुई और भी कई बुक्स के बारे में जानकारी हमारे रीडर को मिल जाए। क्या इसके पीछे ये मोटिव होता है? बिल्कुल सर, क्योंकि सर देखिए, अगर वो हमसे स्पेसिफिक कोई चीज मांगेंगे, हमें कोई कंटेंट बता देंगे कि मैम हमें ये वाला टॉपिक चाहिए, हमें डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर चाहिए, तो हम तो स्पेसिफिक वही चीज देंगे। लेकिन अगर वो खुद जाके सर्च करेंगे तो उनको एक टॉपिक के साथ साथ उनको कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी सामने आएंगे जो कि उनके लिए इन फ्यूचर में बहुत यूजफुल हो सकते हैं। बहुत अच्छा। इसलिए उनकी सर्चिंग पावर भी डेवलप होगी। और सर पता है, और जो स्पेशल लाइब्रेरी है सर, वहाँ पे हम हमारे यूजर की, सर स्पेशल लाइब्रेरी है, जैसे नेम से क्लियर हो रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ के जो यूजर्स होंगे वो क्या होंगे सर, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। तो उनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है। बिल्कुल ठीक है। उनके पास टाइम की शॉर्टेज होगी तो हम उनको रिसोर्सेज ढूंढ के खुद ला के देंगे, जिससे कि उनका टाइम बच सके। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रीना, जब हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो हमारे सामने जो सबसे पहले व्यक्तित्व, जो सबसे पहले पर्सनैलिटी, या यूँ कहें कि स्टाफ मेंबर में सबसे पहले जो सामने व्यक्तित्व होते हैं वो होते हैं लाइब्रेरियन। तो ये जो रेफरेंस सर्विस की आप बात बता रही हैं, तो ये रेफरेंस सर्विस की जो सेवा है वो लाइब्रेरियन खुद ही देते हैं या इसके लिए कोई अलग से स्टाफ डेजिग्नेटेड होते हैं?
सर देखिए, जैसे बहुत सारी जो लाइब्रेरीज हैं, जो आजकल तो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे तो इसके लिए अलग से एक पोस्ट क्रिएट की गई है। सर बहुत अच्छा से एग्जांपल देना चाहूंगी मैं आपको। सर हमारी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, जो कि नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में है, ठीक है, उसका जो रेफरेंस लाइब्रेरी है वो सेपरेट है, बिल्कुल अलग। अच्छा। और वहाँ का रेफरेंस लाइब्रेरियन अलग से है, वो पूरा अपने रेफरेंस लाइब्रेरी को हैंडल करता है। उसके साथ ही काफी सारे पब्लिकेशन वो लोग पब्लिश करते हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स इंडिकाना, काफी सारे पब्लिकेशन भी वहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन सर क्या है कि जैसे स्कूल लेवल की जो लाइब्रेरी होती है, यहाँ पे अलग से रेफरेंस लाइब्रेरियन के लिए कोई पद नहीं होता है। वहाँ पे जो स्टाफ होता है, लाइब्रेरियन होता है, उसी को ही अपने यूजर्स को रेफरेंस सर्विस देनी होती है। क्योंकि इसको हम दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि देखिए ये तो सीधे रिसोर्सेज और आपके संसाधनों पर डिपेंड करता है। अगर आपके रिसोर्सेज इतने हैं कि आप एक से ज़्यादा पद मतलब जो पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और एक रिसर्च जो रेफरेंस लाइब्रेरियन को एक अलग से कर सकते हैं लाइब्रेरी में, तो वो रीडर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सर कहीं लाइब्रेरी में तो इसका अलग से डिपार्टमेंट होता है, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी होती है। इवन हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जहाँ मैं जॉब करती हूँ, वहाँ पे भी इसका अलग से डिपार्टमेंट है। तो फिर यहाँ का ये जो रेफरेंस डिपार्टमेंट होता है, ये सभी डिपार्टमेंट की दूरी होता है। सर अब वो दूरी कैसे होगा? सर आप देखिए, हम लोग बुक सिलेक्शन करते हैं परचेज करने के लिए। हम लोग बुक सिलेक्शन करते हैं, बुक आने के बाद हम एक्विजिशन करते हैं, फिर हम कैटलॉगिंग करते हैं, फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद बुक को डिस्प्ले किया जाता है, तब यूजर उसको पढ़ते हैं। लेकिन सर जब रेफरेंस सर्विसेज के माध्यम से हम हमारे यूजर्स को उन नई बुक्स के बारे में अपडेट ही नहीं करेंगे, तो बुक्स की नॉलेज उनको नहीं होगी कि कौन सी नई बुक्स आ रही है, तो स्टूडेंट उसको नहीं पढ़ेगा। और जब स्टूडेंट बुक्स को नहीं पढ़ेगा तो फिर वो बुक्स खरीदने का कोई सेंस नहीं रहेगा। सही बात है। और अल्टीमेटली हमारा जो लाइब्रेरी का जो मोटिव है, लाइब्रेरी का जो पर्पस है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर, लाइब्रेरी ग्रो नहीं कर पाएगी सर। अब प्रश्न ये उठता है कि जब आपने बताया कि कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं कि जिसमें रेफरेंस लाइब्रेरियन की पोस्ट अलग से होती है, लेकिन आमतौर पर जो लाइब्रेरियन होते हैं वो खुद ही इस काम को टैकल करते हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक रेफरेंस लाइब्रेरियन में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनमें कौन कौन से ऐसे विशेष गुण होने चाहिए जो उन्हें एक अच्छे रेफरेंस लाइब्रेरियन बनाते हैं? सर देखिए, एक रेफरेंस लाइब्रेरियन का कार्य बहुत कठिन होता है, ठीक है। उसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। तो हम सिंपल से शब्दों में ये कह सकते हैं कि हर कोई व्यक्ति संदर्भ ग्रंथालय नहीं हो सकता है। ठीक है। संदर्भ ग्रंथालय का सर मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वो यूजर्स को पुस्तकालय की पाठ्य सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करे, उनको बताए कि आपको कैसे यूज करना है। सर इसमें हम यह भी कह सकते हैं कि संदर्भ ग्रंथालय के कार्य में कभी प्रसन्नता और कभी निराशा की हाथ लगती है। कैसे हाथ लगती है? सर आप ये देखिए, जब सर एक लाइब्रेरियन से जब कोई यूजर कुछ डिमांड करता है, ठीक है, और जब हम उसकी डिमांड को फुलफिल कर देते हैं, तो सर जो खुशी उस यूजर के चेहरे पे नजर आती है, वही खुशी से जो लाइब्रेरियन होता है वो इतना खुश हो जाता है और वो इतना सेटिस्फाई हो जाता है कि मैंने अपने यूजर को सेटिस्फाई कर दिया है। और सर अब वही निराशा की अनुभूति कब होगी, जबकि वो अपने यूजर को सेटिस्फाई ना कर सके। अब सर जैसे कि आपने गुणों की बात की है, तो मैं बताना ये चाहूंगी आपको कि जो एक रेफरेंस लाइब्रेरियन के लिए जो मेन गुण होता है वो उसकी योग्यता होती है ना। वो उस पद के लिए बिल्कुल फुलफिल करना चाहिए उसकी जो क्वालिफिकेशन है। उसके साथ ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसका जो यूजर सामने आ रहा है वो उसकी नीड को समझे और उसको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस के आंसर दे सके, ठीक है। और उसके साथ ही उसको लाइब्रेरी के जितना भी कलेक्शन है, चाहे वो ई फॉर्म में है चाहे वो बुक फॉर्म में है, उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए। सही बात है। अगर उसको उसकी जानकारी होगी तभी तो वो उनको बच्चों को बता पाएगा। बिल्कुल, मतलब अगर यूजर को जानकारी तभी दी जा सकेगी ना जब तो उनको खुद को जानकारी होगी। बिल्कुल सर। एक सर वो पोलाइटली, उसका जो नेचर होना चाहिए बहुत पोलाइट नेचर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, जिससे कि बच्चों से जुड़े। ऐसा नहीं कि वो बहुत रूड है, बच्चों को डांट रहा है तो नेक्स्ट टाइम बच्चों के पास आएगा ही नहीं। तो
और फिर रंगनाथन जी ने तो ये कहा है कि 50 स्टूडेंट्स पे ना एक लाइब्रेरी रेफरेंस स्टाफ होना चाहिए, अच्छा। जो कि 50 बच्चों को संतुष्ट कर सकें। ऐसा हमारे रंगनाथन जी का फॉर्मूला है। तो आपके कहने का मतलब ये कि हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये जो रेफरेंस लाइब्रेरियन का जो काम है वो बहुत पेशेंस वाला काम है, तो ही इज सपोज टू बी वेरी पेशेंट, बिल्कुल कि अगर उनमें धैर्य नहीं होगा और जानकारी नहीं होगी तो शायद वो अपने जो रीडर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, उनको अच्छी तरह से रेफरेंस नहीं समझा पाएंगे। बिल्कुल जी। अब प्रश्न उठता है डॉक्टर रीना कि ये सेवा देने में, जो रेफरेंस लाइब्रेरियन की जो सेवा है, उसमें समय सीमा कितनी होती है, इसमें कितना टाइम लगता है, कितना लगता है? सर, जैसे आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया अभी आपने। आपका जो प्रश्न है, ये जो सेवा में देने वाला जो टाइम है, जो समय सीमा है, ये रेफरेंस एक्चुअल में क्या है कि हमारे जो वो है ना, जो ऐसा रंगनाथन जी जो हमारे पितामह हैं, उन्होंने इसी टाइम के आधार पे रेफरेंस सर्विस को 2 भागों में बांट दिया है। अच्छा। उसके 2 प्रकार बताए हैं। जो पहला प्रकार उन्होंने बताया वो है रेडी रेफरेंस सर्विस, और दूसरा है लॉन्ग रेंज सर्विस। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इन दोनों के बारे में बता देती हूँ। स्वागत है आपका। सर देखिए, जैसे रेडी रेफरेंस सर्विस है, ये इसको क्या बोला जाता है, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं तथ्यान्वेषण सर्विस, प्रस्तुत सेवा, तात्कालिक संदर्भ सेवा के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। अब सर देखिए, ये जो तात्कालिक संदर्भ सेवा है, रंगनाथन जी ने इसका जो मेन आधार बताया है, मेन बेस बताया है, वो समय को बताया है। उन्होंने कहा ये टाइम पे डिपेंड करता है। कैसे सर? क्योंकि सर आप देखिए कि इस सेवा में उत्तर देने की जो अवधि होती है वो कुछ मिनट से लेकर आधे घंटे तक होती है। अच्छा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि उसका आंसर देने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। फॉर एग्जांपल, हम हमारे यूजर सपोज हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ILA का फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के VC का नाम क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर देने के लिए हमें टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से इसको तभी बोला जाता है रेडी रेफरेंस सर्विस। ठीक है। तो इस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कुछ सोर्स का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे डिक्शनरी हो गई, एनसाइक्लोपीडिया हो गया, इन सब का सहारा भी लिया जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग रेंज सर्विस की। तो ये जो लॉन्ग रेंज सर्विस होती है, ये स्पेशली स्पेशल लाइब्रेरी या फिर रिसर्च लाइब्रेरी में दी जाती है। क्योंकि सर क्या होता है कि रंगनाथन जी ने बताया है कि इसमें मतलब व्यापक संदर्भ प्रश्नों को पूछा जाता है पाठक के थ्रू, और इसको देने की जो अवधि होती है वो आधा घंटा, 1 दिन, ये 1 सप्ताह भी हो सकती है। इससे ज्यादा 15 दिन भी लग सकते हैं। 15 दिन कैसे लग सकते हैं? सपोज सर किसी यूजर ने हमसे कोई बुक की डिमांड कर ली कि हमें ये बुक मंगवा के दीजिए, तो सर वो भी इसी के अंतर्गत आता है व्यापक संदर्भ सेवा में। तो हम हमारे यूजर्स को दूसरी लाइब्रेरी से बुक मंगवा के भी देते हैं, तो उसमें आने और जाने में काफी टाइम लगता है, इसलिए इस सेवा में कम से कम 15 दिन भी लग सकते हैं। यानी कि ये निर्भर करता है इस बात पर कि किस तरह की क्वेरी, किस तरह की संदर्भ पूछा जा रहा है। बिल्कुल जी, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सर इस सेवा को देने के जो सोर्स होते हैं वो सोर्स होते हैं, जैसे सर देखिए जो करंटली जो पीरियोडिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, और जितने भी प्राइमरी सोर्स हैं, प्राइमरी सोर्स में पेटेंट स्टैंडर्ड्स वगैरह हो गए, उसके साथ ही मतलब हमारी बुक्स वगैरह उसके थ्रू भी हम दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स के माध्यम से भी हम हमारे यूजर्स को व्यापक सेवा प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी आपके इस FM के माध्यम से उन स्टूडेंट्स को। जैसे देखिए एक बहुत मतलब एक अभिलेखित वर्ड होता है, अभिलेखित करना। तो क्या होता है अभिलेखित करना? क्या होता है कि जैसे हमारा यूजर कोई लाइब्रेरी में आया, उसने हमसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी, कोई उसने हमसे क्वेश्चन पूछा। सपोज उसने पूछ लिया कि डेवलपमेंट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन इंडिया, तो हमने उसको पूरी डिटेल उसको दे दी। उस टाइम पे वो जो क्वेश्चन था वो व्यापक प्रगति का था, मतलब उसे हमें देने में टाइम ज्यादा लगा। लेकिन अगर हम उसी क्वेश्चन को हम अभिलेखित कर लें, अभिलेखित का मतलब हम उसकी डिटेल को एक कॉपी राइट डाउन कर लें, राइट डाउन कर लें, तो नेक्स्ट टाइम अगर वही क्वेश्चन को दूसरा यूजर पूछेगा तो हम वो क्वेश्चन लॉन्ग रेंज की जगह रेडी रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा।
और इजीली उस क्वेश्चन का आंसर देने में विद इन 5 मिनट्स में हम दे सकते हैं। डॉक्टर रीना, क्या हम इसको जो आजकल एक बहुत प्रचलित टर्म है फैक्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, क्या उसको इससे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आजकल जो टर्म चलती है, क्या इसको इससे जोड़ा जा सकता है कि अगर जो रेफरेंसेस आपसे कई बार पूछे जाते हैं उनको आप रेडी रेफरेंस के रूप में डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। उसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है अभिलेखित करके। जी, जो विद्यार्थी आते हैं इसके लिए इनका क्या महत्व होता है इससे रेफरेंसेस का? सर देखिए, जो लाइब्रेरी में यूजर्स आ रहे हैं उनके लिए क्या मतलब मेन रोल होता है। सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल होता है सभी यूजर्स के लिए होता है, स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं। वो नए स्टूडेंट जब लाइब्रेरी में आते हैं तो उनको पुस्तकालय की किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में या लाइब्रेरी के किसी भी रिसोर्सेज के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो उनको एक लाइब्रेरी दीक्षा दी जाती है, पुस्तकालय दीक्षा जिसे बोला जाता है, लाइब्रेरी इनिशिएशन। ओके, है ना। तो लाइब्रेरी इनिशिएशन भी रेफरेंस सर्विसेज डिपार्टमेंट का ही कार्य होता है, ये उनके थ्रू ही दिया जाता है। तो ये क्या होता है, पुस्तकालय दीक्षा होता है कि किसी भी वस्तु के बारे में परिचित कराना। Okay. अब हम बात कर रहे हैं पुस्तकालय की, तो डेफिनेटली कोई यूजर अगर पुस्तकालय में आ रहा है तो हम उनको पुस्तकालय की उपयोगिता के बारे में, उसकी बुक्स वगैरह के बारे में सब कुछ डिटेल से बताते हैं, जिससे कि उनकी सारे डाउट क्लियर हो सके, है ना। तो रंगनाथन जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है दीक्षा के बारे में। उन्होंने कहा है कि प्रथम बार नया पाठक जब पुस्तकालय में आता है तो उसके सामने बहुत सारी परेशानियां और भ्रम होते हैं। उनकी उन परेशानियां और भ्रम को दूर करते हुए उनको पुस्तकालय की उपयोगिता और उसकी सेवाओं के बारे में बताना ही पुस्तकालय दीक्षा होता है। बहुत खूब, बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही है। बहुत अच्छा। जी सर। अभी आपने डॉक्टर रीना आपने बात की थी कि रेफरेंस इंफॉर्मेशन सोर्सेज की, उनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे कि अलग से जो रेफरेंस इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस किस तरह से उनसे रेफरेंस लिए जा सकते हैं? सर देखिए, रेफरेंस इंफॉर्मेशन सोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 3 तरह के सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और टर्शियरी सोर्स। अच्छा, तो यानी कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो सर प्राथमिक सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनको मतलब जिसमें कि आपका ओरिजिनल वर्क, जैसे कि सपोज मैंने अपना पीएचडी में थीसिस लिखा, तो थीसिस इज माय प्राइमरी मतलब ओरिजिनल वर्क और वो प्राइमरी सोर्स में आएगा। तो सर ये प्राइमरी सोर्स होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के। ओके। स्पेशली कोई भी सर शोधार्थी होता है, रिसर्च स्कॉलर है सपोज कोई, तो वो अपना रिसर्च वर्क कर रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि पहले इस टॉपिक पे कितना वर्क हो चुका है। तो उससे उसको अपडेट करने के लिए भी प्राइमरी सोर्स के थ्रू उसको नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ओके। और सर प्राइमरी सोर्स में हम अगर बात करें कि कौन कौन से सोर्स आते हैं, तो सर इसमें आते हैं रिसर्च मोनोग्राफ आ जाते हैं, थीसिस आती हैं, कॉन्फ्रेंस के पेपर जो हम पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं वो उसमें आते हैं, पेटेंट, स्टैंडर्ड्स, इसके साथ ही ट्रेड लिटरेचर, थीसिस और अनपब्लिश मटेरियल। सर अनपब्लिश मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जैसे कि सपोज किसी को डायरी लिखने का शौक है, उसने डायरी लिखी, हमने हमारे नोट्स बनाए, या फिर कोई भी मतलब अपने को लैब वगैरह का मैनुअल्स वगैरह होते हैं जो कि पब्लिश नहीं होते, सर वो सब भी प्राइमरी सोर्स में ही आते हैं। ओके। अब सर अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्स की, तो सर जो सेकेंडरी सोर्स होते हैं सर ये मतलब प्राइमरी सोर्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें सेकेंडरी सोर्स से मिलती है। अच्छा। तो इसमें जैसे कि आ गए अपने एक्सट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स, उसके साथ ही रेफरेंस बुक्स आ गई। रेफरेंस सोर्स जितने भी होते हैं जैसे डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, मैनुअल्स, है ना, बिब्लियोग्राफीज, रिव्यूज, ये सब सेकेंडरी सोर्स में आते हैं। और से जो टर्शियरी सोर्स होते हैं उसमें हैंडबुक्स आ गई, हैंडबुक में गाइड्स वगैरह आ जाएंगी, उसके साथ ही संदेशिकाएं वगैरह, है ना, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन रिव्यू में और डायरेक्टरीज वगैरह, ये सब आते हैं टर्शियरी सोर्स में। ओके, ये सारे सोर्सेज आपने बताया। डॉक्टर रीना, रेफरेंस सर्विसेज में और किस किस तरह की सेवाएं आती हैं जिसके जरिए पाठकों की नीड को पूरा किया जा सकता है? रेफरेंस
जो सर्विसेज हैं इसके माध्यम से हम हमारे यूजर्स को काफी सारी सेवाएं दे सकते हैं। जैसे? उसके साथ ही स्पेशली CAS सर्विस यानी करंट अवेयरनेस सर्विस, SDI सर्विसेज, एक्सट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग सर्विसेज, ऐसे करके काफी सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने ये जो बताया CAS और SDI, तो हम चाहेंगे कि हमारे वो श्रोता जो क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे वो श्रोता भी सुन रहे हैं जो लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे श्रोता भी हैं जो इस समय लाइब्रेरी साइंस से नहीं जुड़े हुए, लेकिन उनके दिमाग में ये क्वेरी ज़रूर आएगी कि आखिर ये CAS और SDI होती क्या हैं। तो इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि ये किस तरह की सर्विसेज दी जा सकती हैं और ये सेवाएं होती क्या हैं। हाँ बिल्कुल सर, मैं जरूर बताऊंगी सर। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं CAS सर्विस की, यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विस। ओके। अब सर आप देखिए इसके नेम से, इसके टाइटल से क्लियर हो रहा है, करंट इंफॉर्मेशन, करंट अवेयरनेस सर्विस, यानी कि करंट इंफॉर्मेशन से हमें जागरूक करती है। जी हाँ। यानी कि सामयिक अभियंता सेवा। अब सर ये क्या करती है कि जो CAS सर्विसेज के माध्यम से हम हमारे जितने भी लाइब्रेरी के यूजर्स होते हैं, हम उनको ना केवल उनके विषय में बल्कि और जितने भी सब्जेक्ट्स में जो भी नए नए अपडेशन हो रहे हैं, नई नई बुक्स आ रही है, नए नए रिसोर्सेज लाइब्रेरी में आ रहे हैं, उनसे उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। ओके। तो टाइम टू टाइम अपडेट करने से सर वो खुद अपडेट हो जाते हैं और वो उन चीजों का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। और फिर इसकी आवश्यकता भी इसलिए है क्योंकि सर CAS सर्विस क्यों दी जाती है, उसकी मेन रोल इसलिए होता है कि सर देखिए लाइब्रेरी में जितनी बुक्स आ रही हैं, है ना, अगर हम उसके बारे में हमारे यूजर्स को अवेयर कर देंगे तो यूजर्स को पढ़ेगा, जिससे कि हमारी उन बुक का यूज होगा। और सर एक लाइब्रेरी में बुक का यूज होना ही लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में मेन रोल सबसे उसकी यूटिलिटी, उसकी उपादेयता तभी है, उसकी उपादेयता तभी होती है ज्यादा से ज्यादा यूज हो। तो कहते हैं ना, अगर लाइब्रेरी में कोई बुक आपको डैमेज कंडीशन में मिल जाए तो आप समझ जाइए कि वो बुक कितनी ज्यादा यूज। बहुत सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है ना। और सर क्या होता है कि जो CAS सर्विस उनको भी दी जाती है कि सर देखिए जैसे किसी के पास समय नहीं है कि वो लाइब्रेरी में आए, है ना, और वो सिर्फ हमें मतलब उसको इन्फॉर्मेशन पूरी चाहिए, लेकिन तो हम उसको ये इन्फॉर्मेशन बाय फोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके से कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ विधियां होती हैं जिसके माध्यम से दी जा सकती है ये सेवा। हम जो पेपर क्लिपिंग्स के माध्यम से भी हम हमारे यूजर्स को ये सेवा देते हैं। पेपर क्लिपिंग्स के माध्यम से कैसे, जैसे पेपर्स में काफी सारे आर्टिकल्स आते हैं, सपोज एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई आर्टिकल आया, हमने उसकी कटिंग करी रख ली, कोई एनवायरमेंट से रिलेटेड स्टूडेंट आया, उसके लिए यूजफुल वो कटिंग थी, हमने उसको प्रोवाइड की, सर वो अपडेट हुआ, वो खुश हुआ, तो हम भी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारे यूजर्स को हमने हमारी सर्विसेज के माध्यम से फुल्ली सेटिस्फाई कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। टेलीफोन के माध्यम से भी हम हमारे यूजर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है रूटिंग द पीरियोडिकल्स। तो रूटिंग द पीरियोडिकल्स क्या होता है कि लाइब्रेरी में जो भी नए नए पीरियोडिकल्स आते हैं, हम उसकी एक लिस्टिंग बना लेते हैं, उसको हम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट मतलब रूट कराते हैं, उनको भेजा जाता है उसकी लिस्ट को, है ना। और आजकल तो सर ये व्हाट्सएप वगैरह हो गया, ग्रुप बना लिया, उसमें डाल दिया, सब लोग देख लेंगे, पता चल जाएगा। तो इसके माध्यम से भी ये CAS सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ओके। डॉक्टर रीना, हम इसके बाद जी और सर SDI सर्विसेज भी मैं आपको बता देती हूँ, जो SDI सर्विसेज है वो CAS सर्विसेज का नवीनतम स्वरूप है। ओके। अब जैसे कि CAS सर्विसेज हमें ऑल सब्जेक्ट में अपडेट करता है, लेकिन जो SDI सर्विसेज है वो पर्टिकुलर, इसके नेम से क्लियर हो रहा है, सेलेक्टिव, यानी कि हमें हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही हमें इंफॉर्मेशन देके हमें अपडेट करेगा। ये SDI सर्विस हमें अपडेट करेगी, जिससे कि हम हमारे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जो भी हमारे अपडेशन आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं हमारे सब्जेक्ट में, वो हम उनको बताएंगे। सर इसके क्या कुछ स्टेप्स होते हैं, SDI सर्विसेज प्रोवाइड करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सर पहला स्टेप होता है डॉक्यूमेंट प्रोफाइल बनाई जाती है सबसे पहले। डॉक्यूमेंट प्रोफाइल क्या होती है कि हमारी लाइब्रेरी में जितने डॉक्यूमेंट, जितने रिसोर्सेज आ रहे हैं, हम उसकी एक प्रोफाइल, एक लिस्टिंग बना लेते हैं। और सेकंड स्टेप क्या होती है, यूजर की प्रोफाइल बनाई जाती है। सर यूजर प्रोफाइल क्या होती है, जो
हमारी लाइब्रेरी में जितने यूजर्स आ रहे हैं, जो हमसे अपनी डिमांड कर रहे हैं, हम उसकी नीड को पहले समझते हैं, उसकी नीड को समझते हुए उसकी प्रोफाइल बना ली जाती है कि इस यूजर की ये नीड है, ये इस टाइप के डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकता है। फिर सर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल को यूजर प्रोफाइल से मैच कराया जाता है। हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट फाइल में क्या वो रिसोर्सेज अवेलेबल है जो कि यूजर प्रोफाइल की अकॉर्डिंग हम उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यूजर जो मांग रहा है क्या वो हमारे पास अवेलेबल है। और सर बैच कराने के बाद हम एक नोटिफिकेशन भेजते हैं। तो ये नोटिफिकेशन क्या भेजा जाता है, यूजर को बाय मेल भेजा जाता है कि आपकी जो नीड थी उसको फुलफिल करते हुए हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद एक फीडबैक आता है, किसकी तरफ से, यूजर्स की तरफ से फीडबैक आता है। वो उस नोटिफिकेशन को देखता है, देखने के बाद वो ये कंफर्म करता है कि ये जो इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन भेजी है इससे मेरी नीड फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी फीडबैक होता है यूजर वापस लाइब्रेरियन को भेजता है और उसके बाद दोबारा से उसे मॉडिफिकेशन करके हम यूजर को भेजते हैं। इस तरीके से ये 6 चरणों में ये स्टेप चलता है एसबीआई सर्विसेज का और हमारा यूजर सेटिस्फाई हो जाता है। बहुत खूब। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस समय हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर रीना आनंद जी से, जो लाइब्रेरी साइंस के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रेफरेंस सर्विसेज के बारे में आपको जानकारी दे रही हैं। हम आपको बता दें कि आपने खुद एक लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हुई एक ऐसी शोधार्थी हैं जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कई शोध किए हैं और बहुत सारे सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में आपने शिरकत की है। बहुत से रिसर्च पेपर्स आपके प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर रीना, हम जैसा कि आपने बात कर रहे हैं, हम लोग रेफरेंस सर्विसेज की कोई भी सेवा जब भी किसी भी चीज़ को हम देते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसके कोई ना कोई प्रिंसिपल ज़रूर होते हैं, कुछ ना कुछ सिद्धांत ज़रूर होते हैं। क्या रेफरेंस सर्विसेज के भी कोई सिद्धांत होते हैं? हाँ जी सर जी। रेफरेंस सर्विसेज के भी सिद्धांत हैं और सर ये जो सिद्धांत है ये जेम्स आई वायर और सैमुअल रॉथस्टेड ने दिए हैं। तो सर जो जेम्स आई वायर है इन्होंने 3 प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। तो इनका जो पहला सिद्धांत था वो था अनुदार सेवा का सिद्धांत। अच्छा सर ये जो अनुदार वर्ड है, वर्ड से क्लियर हो रहा है कि इसके माध्यम से जो हमारे जो पाठक आ रहा है तो उसकी जो नीड है हम उसको समझेंगे, लेकिन हम उसको उतनी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जितनी की उसको नीड है। हम उसके बिना मांगे हम उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, कोई भी पुस्तक के बारे में नहीं बताएंगे। सर ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है अकॉर्डिंग टू जेम्स आई वायर, ये ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि पाठक सेल्फ डिपेंडेंट बने। अच्छा। अगर हम पाठक के बिना मांगे हम उसकी सारी इंफॉर्मेशन पूरी करते जाएंगे और हम उनको सब कुछ बताते जाएंगे तो वो क्या होगा, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो जेम्स आई वायर ने बताया कि अनुदार सेवा का सिद्धांत ये कहता है कि पाठक को जितना वो मांगे आप उनको उतनी इंफॉर्मेशन दे और उनको मतलब उनके जितना उससे ज्यादा आप उनको इंफॉर्मेशन ना दे, नहीं तो वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहेगा। यानी उनका दूसरा सिद्धांत है उदार सेवा का सिद्धांत, यानी लिबरल थ्योरी। सर ये लिबरल थ्योरी क्या कहता है? सर जैसे नाम के क्लियर है उदारता, इसमें उदारता छुपी हुई है, इसमें उदारता है। इसमें जेम्स आई वायर जी कह रहे हैं कि जो पाठक अगर कुछ मांगे भी नहीं ना, आप आगे बढ़ के उनको कहो। अच्छा। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी कौन सी बुक आपके लिए मतलब आपको बताएं, आपको किस बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जो उनकी नीड को मतलब समझेंगे हम, लेकिन उसकी डिमांड जो है उससे ज्यादा ही हम उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर इस सिद्धांत में क्या होता है कि समय, सूचना स्रोतों के प्रकार, इन सब बात अर्थहीन हो रह जाती है क्योंकि हमें पाठक को उदारता की सेवा प्रोवाइड करनी है, उदारता से सेवा देनी है। तो इसके लिए अगर हम हमें चाहे दूसरे पुस्तकालय से पुस्तक मंगवा के भी देनी पड़े तो इसे इंटर लाइब्रेरी लोन बोला जाता है। तो अगर हमें इंटर लाइब्रेरी लोन के माध्यम से भी अगर हम पुस्तक मंगवा के दें तो भी हम मंगवा के देंगे क्योंकि हमें हमारे यूजर को बिल्कुल सेटिस्फाई करना है। तो इसका जो माध्यमिक सिद्धांत कहता है कि आप पहले ये देखिए कि कितने यूजर्स आ रहे हैं। अच्छा। है ना, आपके पास कितना स्टाफ है। अगर यूजर्स आ रहे हैं ज्यादा, स्टाफ है कम, तो आप उनको पूरी सेवा नहीं दे पाओगे। तो आप उनको सिर्फ थोड़ी बहुत सेवा आप उनको दे, आप थोड़ी बहुत उनको मतलब उनकी नीड को फुलफिल करिए, ये नहीं कि आप उनको सारी नीड को फुलफिल करें। ऐसा कहता है माध्यमिक सेवा का सिद्धांत। ओके।
यानी कि आपके रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, जितने स्टाफ आपका अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। हाँ सर, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि कितना खर्चा हो रहा है, उनको सेवा देने में कितना खर्चा हो रहा है ना, तो उस हिसाब से सब चीजों कंडीशंस को देखते हुए माध्यमिक सेवा का सिद्धांत देना चाहिए। लेकिन सर जो सैमुअल रोथस्टिन है, इन्होंने भी 3 प्रकार के सिद्धांत दिए। एक दिया अल्पतम सेवा का सिद्धांत, है ना, एक दिया अधिकतम सेवा का सिद्धांत, थ्योरी और मैक्सिमम, एक दिया उन्होंने मध्यम सेवा का सिद्धांत। ठीक है, तो सर जो इनका अल्पतम सेवा का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि कर्मचारियों की संख्या सीमित होती है, मतलब अगर आपकी कर्मचारी की संख्या सीमित है ना, तो तब हम उनको अल्पतम सेवा का सिद्धांत मतलब के अकॉर्डिंग हम उनको कम से कम सेवा देंगे। है ना, क्योंकि सर इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हम अगर हमारे पाठक को कम सेवा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लाइब्रेरियन है वो मतलब उनको फुल सर्विस देने के लिए मतलब नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जो लाइब्रेरियन होते हैं वो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, तो वो खुद ही अपने यूजर से दूर भागता है। उसको ये लगता है कि अगर मैं यूजर के पास गया, इसने मुझसे सडनली कुछ ऐसा पूछ लिया जो मैं उसकी नीड को फुलफिल नहीं कर पाया तो मेरी इंसल्ट होगी। यह सोच के लाइब्रेरियन वो पाठक से दूरी बना के रखता है। तो इसके थ्रू भी, इस कारण भी रोथस्टिन कहते हैं कि अल्पतम सेवा दी जाती है। कई बार वो खुद डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है और कई बार मतलब उसके बाद टाइम की कमी होती है लाइब्रेरियन के पास, इसलिए भी वो कम सेवा देता है। जी। और जो इनकी अधिकतम सेवा का सिद्धांत ये कहता है कि कितना भी जरूरी हो, आज आप कितने भी बिजी हो, लेकिन हम पाठक को ज्यादा से ज्यादा सेवा देंगे। ये अधिकतम सेवा का सिद्धांत कहता है इनका। और जो मिडल सेवा का सिद्धांत कहता है, मिडल सेवा का सिद्धांत वो ये कहता है कि हमें पाठक को उनकी डिमांड को फुलफिल करते हुए ना तो बहुत ज्यादा और ना बहुत कम सेवा देनी चाहिए। तो इस तरीके से ये रोथस्टिन के सिद्धांत। जी हाँ, श्रोताओं 105.6 FM ज्ञानवाणी जयपुर में इस वक्त आपके हमारी मुलाकात है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के इस इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग सेशन में। आज हम चर्चा कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के विषय में, और इसके एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रेफरेंस सर्विसेज के बारे में आपको जानकारी दे रही हैं डॉक्टर रीना आनंद। मैं हूं इस वक्त आपके साथ आपका दोस्त गौरव शर्मा। डॉक्टर रीना, हम बात कर रहे हैं रेफरेंस सर्विसेज की। 2 मिली जुली टर्म, एक जैसी सुनाई देने वाली टर्म्स सामने आती हैं, एक रेफरेंस और एक रेफरल सर्विस। ये क्या होती है और इनमें क्या अंतर होता है? सर देखिए, जो रेफरेंस सर्विस होती है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, ये व्यक्तिगत रूप से पाठक को दी जाने वाली सेवा होती है। लेकिन बात करें अगर रेफरल सर्विस की, तो जो रेफरल सर्विस होती है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई यूजर हमारे पास आ रहा है और वो जो डिमांड कर रहा है, हमारे पास वो रिसोर्सेज अगर अवेलेबल नहीं होते हैं तो हम उनको किसी दूसरी लाइब्रेरी में या फिर कहाँ पे उनकी नीड फुलफिल हो सकती है वहाँ का दिशा निर्देश दे सकते हैं, हम उसको सोर्स की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो रेफरल सर्विस में यही होता है कि रेफरल सर्विस के माध्यम से हम पाठक को पर्टिकुलर वो डॉक्यूमेंट ना देते हुए वो कहाँ से मिलेगा उस सोर्स की सूचना दी जाती है। जी डॉक्टर रीना, आईसीटी के इस एरा में हम इस सेवा को देने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हैं? सर देखिए, आईसीटी का टाइम चल रहा है, यूजर्स आजकल देखिए लाइब्रेरी में बच्चे, कई बार स्टूडेंट कम भी आते हैं, उनको लगता है कि क्या करना है, हम लोग ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी है, हम उसको एक्सेस कर लेंगे, हमारी नीड फुलफिल हो जाएगी। तो हमें हमारी उस जो हाईटेक यूजर हो गया है ना हमारा, उस हाईटेक यूजर को हमारी हाईटेक लाइब्रेरी से जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें भी उनके लेवल पे आना होगा। हम लोग क्या करेंगे, यूजर क्या आजकल सर सोशल नेटवर्किंग साइट का बहुत यूज करते हैं, सोशल मीडिया का बहुत यूज करते हैं, तो हम भी हमारे यूजर्स को सोशल मीडिया से जोड़ेंगे। अब वो लोग फेसबुक ज्यादा एक्सेस करते हैं, हम लोग फेसबुक पे जाएंगे, हम लोग वहाँ पे अपने ग्रुप बनाएंगे, लाइब्रेरी ग्रुप, उससे हमारे लाइब्रेरी के यूजर्स को जोड़ेंगे, उसके माध्यम से हम लोग रेफरेंस सर्विस देंगे, हम उनको CS SDR सर्विस देंगे। सर वो कैसे देंगे, लाइब्रेरी में जो नए रिसोर्सेस आ रहे हैं उसकी लिस्ट बना के हमारी फेसबुक आईडी पे डालेंगे, है ना, फेसबुक ग्रुप पे डालेंगे, जितने पीरियोडिकल्स आ रहे हैं, जो अपडेशन हो रहे हैं, जो हमारी लाइब्रेरी में नए नए रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं, नई सर्विसेज हम लोग चला रहे हैं, इवन जो भी हम बुक फेयर लगाते हैं उसके भी पिक्चर्स वगैरह सब कुछ हम लोग फेसबुक में हमारे उस ग्रुप में डालेंगे जिससे हमारे यूजर जुड़े हुए हैं। Okay. उसके साथ ही जो आजकल व्हाट्सएप बच्चे बहुत यूज करते हैं, तो हम व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे,
उस पे भी हम टाइम टू टाइम अपडेशन डालते रहेंगे हमारी लाइब्रेरी के। सर इन सब चीजों से क्या बेनिफिट होगा? इन सब चीजों से ये बेनिफिट होगा कि हमारे जो यूजर घर बैठ के स्टडी कर रहे हैं उनके माइंड में भी लाइब्रेरी को एक्सेस करने का जुनून सवार हो जाएगा। उनको लगेगा अरे वाओ, ये हमारी लाइब्रेरी तो कितनी हाईटेक हो गई है, यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे रिसोर्सेस आ रहे हैं, और मैं घर पे बैठ के क्या कर रहा हूँ, सही बात। लाइब्रेरी जाना चाहिए। तो फिर वो लाइब्रेरी में आएगा और लाइब्रेरी के जितने भी रिसोर्सेज हम लोगों ने परचेज किए हैं, उन पे इन्वेस्ट किया है, उनका ज्यादा से ज्यादा यूज होगा, उनको ज्यादा से ज्यादा वो लोग पढ़ेंगे। और एक लाइब्रेरी का सबसे ज्यादा यूज होता है तभी वो लाइब्रेरी उतनी ज्यादा ग्रो करती है। जय डॉक्टर रीना, हमारा जो आपको थैंक्स देने से पहले, क्योंकि आपके माध्यम से हमने रेफरेंस सर्विसेज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी न सिर्फ हमने ली बल्कि हमारे सुनने वाले श्रोताओं ने भी ली होगी। आपके इस जो हमने आखिर में आपसे आईसीटी के ज़माने की बात की थी, उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके अनुभव में आपने परिचय में हमने बताया कि आपको लगभग 10 साल का अनुभव है और आप काफ़ी नज़दीक से जुड़े हुए हैं लाइब्रेरी साइंस से और लाइब्रेरी से। मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं कि क्योंकि ये ज़माना आईटी का है और इस समय गूगल कहें चाहे विकिपीडिया कहें, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन सोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या इस दौर में लाइब्रेरीज़ अपनी किसी तरह के चैलेंजेस को फील कर रही हैं? अगर हाँ, तो उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? सर देखिए गूगल, माना आप कह रहे हैं गूगल है, विकिपीडियास है, सर सब कुछ है, लेकिन जो क्वालिटी एक लाइब्रेरी के पास है ना वो वहाँ पे नहीं है। कैसे? क्योंकि सर आप गूगल पे आप कुछ सर्च करते हैं, सपोज आपने डाला इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, वहाँ पे इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी आएगी, लेकिन क्या होगी अलग अलग विकिपीडियास भी खुलेंगे, उसमें अलग अलग हर विकिपीडियास में अलग अलग इंफॉर्मेशन खुलेगी, लेकिन क्या होता है वो ऑथेंटिक नहीं होती है। ऑथेंटिक नहीं होती, बिल्कुल ठीक। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमें हमारे बुक से मिलती है जो कि एक लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है। सर अगर आप ये देखिए कि आजकल कंपटीशन का जमाना है, स्टूडेंट कंपटीशन फाइट करते हैं, है ना। अगर वो कोई स्टूडेंट गूगल से अगर उसने कुछ स्टडी पढ़ी, कुछ पढ़ा, है ना, और अगर वो उस क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर गलत कर देता है तो वो उसको मतलब उससे रेट नहीं लगा सकता है, क्योंकि उसके पास कोई ना प्रूफ नहीं है। उसने क्या बोलेगा, मैंने गूगल में पढ़ा था, नहीं ये बोला ही नहीं जा सकता, है ना। इसका राइट है सर। अगर वो कहे कि मैंने उसको उस बुक में देखा था और बुक भी ऑथेंटिक बुक है तो वो रेट भी लगा सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऑथेंटिसिटी सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल सर, और वो मिलेगी गूगल पे नहीं मिलेगी, वो हमारी लाइब्रेरी में उन बुक्स के अंदर मिलेगी। बहुत बढ़िया। हाँ, वो पुस्तकालय का खजाने में मिलेगी, जिसको कहा जाता है पुस्तकालय। बहुत बढ़िया। आखिर में विदा लेने से पहले एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कि जो लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए स्टूडेंट्स और वो लोग जो लाइब्रेरी साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि लाइब्रेरी साइंस में जो कैरियर है वो बहुत वास्ट है। आप उसमें मतलब हर लेवल पे इसका मतलब जा सकते हैं। जैसे कि आप एक लाइब्रेरी में आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, चीफ लाइब्रेरियन की पोस्ट भी होती है। इसके साथ ही हम मतलब आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, जैसे कि हम नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता की बात करें, सर वहाँ तो बहुत सारी पोस्टेज हैं, बहुत सारी पोस्ट होती हैं जहाँ पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो मतलब एक लाइब्रेरियन है, अगर आपने एक लाइब्रेरी का कोर्स कर रखा है तो वो बेरोजगार नहीं रह सकता है, कभी भी बेरोजगार नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सर हर कोई भी स्कूल है या कोई कॉलेज है, वहाँ पे कुछ हो ना हो एक लाइब्रेरी तो होगी जरूर और अगर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरियन तो होगा ही होगा। तो आपने ये जो प्रोफेशन सेलेक्ट किया है एक लाइब्रेरियन बनने का, है ना, तो वो आपका डिसीजन बहुत सही डिसीजन है। आप इसमें बहुत आगे जाएं, आप PhD करें। आप बस मेरा यही कहना चाहूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच। आपके माध्यम से हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी। तो अब समय है कि हम डॉक्टर रीना आनंद जी को दें धन्यवाद। एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर रीना आनंद असिस्टेंट लाइब्रेरियन हैं एक यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आप काउंसलर हैं। लाइब्रेरी और इससे जुड़े हुए कामों का आपका लगभग 10 साल का अनुभव है। आपने पहले BLib किया, उसके बाद MLib, CPDL, PGDLAN आपने किया और उसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में आपने PhD की। PhD में आपका विषय था इम्पैक्ट ऑफ IT ऑन इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन राजस्थान। आप बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। लगभग 100 से ज़्यादा कार्यक्रमों में आप शामिल हो चुकी हैं।
आपने लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हुई एक बुक भी लिखी है और 20 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स आपके नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। समय है आपको धन्यवाद देने का, आपको थैंक यू सो मच कहने का। आपको थैंक यू सो मच कहने के साथ में हमारे स्टूडेंट्स को भी विशेष देना चाहेंगे कि अगर आप लाइब्रेरी साइंसेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जैसा कि डॉक्टर रीना आनंद कहती हैं कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। फिलहाल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के इस इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग सेशन में उपस्थित होने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर रीना आनंद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और जी, और अब अपने दोस्त गौरव शर्मा को भी आज का ये इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग सेशन समाप्त करने की अनुमति दीजिए, क्योंकि समय पेंडेमिक का चल रहा है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अपना ध्यान रखें, गाइडलाइंस का पालना करें और सुरक्षित रहें घरों में। थैंक यू सो मच। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के इस इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। क्या आप जानते हैं भारत का पहला संपूर्ण शैक्षणिक रेडियो चैनल है ज्ञानवाणी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी यानी अज्ञान के अंधेरे में ज्ञान के उजियारे की वाणी। आप सुन रहे हैं 105.6 FM ज्ञानवाणी जयपुर। सुनते रहिए 105.6 FM ज्ञानवाणी।